नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में 2025 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। 100 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 2 ओपन ब्रैकेट देन फर्दर ओपन ब्रैकेट 6 divided by 2 open bracket close plus 1 open bracket close then square bracket close and then curly bracket close। नाउ तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक से ज़्यादा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनसाइडर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। 100 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 2 ओपन ब्रैकेट। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3। तो आ जाएगा 3 प्लस 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप हम फिर इनसाइडर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 1 कितना था, 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे आगे इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके 8 देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, 100, अभी भी हम इनसाइडर ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 10 माइनस 3 प्लस 8 कितने होते हैं, 11। तो आ जाएगा -11 करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 11। तो आ जाएगा माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो आ गया -1, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -100। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, -100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 42 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ओपन ब्रैकेट 7/4 मल्टीप्लाई 1/3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ऑफ 6/5 मल्टीप्लाई 16/3 मल्टीप्लाई 9/10 माइनस ओपन ब्रैकेट 1/6 डिवाइडेड बाय 1/36 ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक से ज़्यादा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसाइडर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनसाइडर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट ये रही और एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को। तो आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, तो आ जाएगा 7 1 द 7, 4 3 द 12। ठीक है, तो आ जाएगा 7/12। 7/12 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आ गया 6/5। फिर उसके बाद क्या आगे, प्लस, तो 16/3 मल्टीप्लाई 9/10 है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 3 द 9। फिर उसके बाद 2 के साथ 2 5 द 10 और 2 8 द 16। तो आ जाएगा 24/5, कितना आ जाएगा, प्लस 24/5 माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं सेपरेट सोल्व कर रहा हूँ। 1/6 है, डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 36/1। 6 1 द 6, 6 6 द 36। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करके क्या आ गया, -6। कितना आ गया, -6। नाउ अब हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट भी हो गया, ऑफ भी हो गया, डिवाइड। तो 42 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.2 माइनस 6 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 द 6, 6 2 द 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 2 द 10, 7/10। तो आ गया 0.7 प्लस फिर 24/5 है, तो 5 1 द 5, 5 4 द 20, 0.58 द 40। तो आ गया 4.8 माइनस 6। नाउ अब क्या करना, हमने जिनके आगे प्लस का साइन है उनको हम ऐड करेंगे। तो 4.2 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, 0 डेसिमल 1 कैरी 4 4, 8 + 1 9। नाउ अब जिन दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आ जाएगा यहाँ पे -6.7। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 - 3 कितना हो गया, सॉरी 10 - 7 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे कितना बचा, 8। तो 8 - 6 कितना हो गया, 2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 2.3। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
%, रिटन एज अ डेसिमल इज व्हाट। तो हमने क्या करना, %, मीन्स 1/2% को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 2 × 100। तो ऐसा करता हूँ मैं, 1 को डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, तो क्या आएगा 0.5 और डिवाइड में कितना है 100। ठीक है, अब मैं 2 डिजिट छोड़ के और डेसिमल आगे प्लेस कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 5, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो %, को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.005। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by what? A और B दो स्थिर बिंदु हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और सी ए बी पर एक बिंदु है जिससे ए सी 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है ना। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास 2 पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फिक्स पॉइंट, और बोला है कि जो ए सी है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पार्ट। तो ए सी का कितना डिस्टेंस आ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ए से बी तक का है 5 सेंटीमीटर जो कि फिक्स है ना। तो यहाँ पे जो गिवन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सी बी निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ना। अब क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, जो ए सी है वो कितना बढ़ गया, ए सी जो है वो कितना बढ़ गया, इंक्रीज बाय 6%। कितना बढ़ गया 6%। तो ए सी हमारे पास है कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 6% ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/100 × 3 विच इज़ इक्वल टू, तो आ जाएगा 18/100। डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 0.18 सेंटीमीटर। नाउ तो अब हम नई फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास ए पॉइंट जो कि फिक्स है, ठीक है, और जो सी पॉइंट है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। बी पॉइंट भी फिक्स है, ए और बी पॉइंट फिक्स है, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि जो ए से सी है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और बोला कि जो ए से सी है उसे हमने कितना बढ़ा दिया 6% इंक्रीज कर दिया। तो 6% इंक्रीज करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर। तो अब पहले वाले पार्ट में बोला था कि जो ए सी है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। जब उसको 6% इंक्रीज किया तो ए सी का न्यू डिस्टेंस कितना आ गया 3.18। तो लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया सी पॉइंट। तो न्यू डिस्टेंस कितना आ गया 3.18 सेंटीमीटर ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिक्रीज इन सी बी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डिक्रीज इन सी बी, कितना डिक्रीज होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज होगा 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जितना बड़ा उतना ही क्या होगा वो सी बी में क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा उतना ही डिक्रीज। ठीक है, अब निकाल लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन सी बी इज इक्वल टू कितना डिक्रीज हुआ 0.18 ओवर, और सी बी कितना था हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो ओवर में आ गया 2 × 100। तो डेसिमल के साथ 100 कट जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ सी डी में 9%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण spent 30% of his income on education and 50% of the remaining on food. He gives ₹1,000 as monthly rent and now has ₹1,800 left with him. What is his monthly income? नारायण अपनी आय का 30% शिक्षा पर और शेष 50% भोजन पर खर्च करता है। वह 1,000 रुपये मासिक किराया देता है और अब उसके पास 1,800 रुपये शेष हैं। उसकी मासिक आय क्या है ये हमने फाइंड करना है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या बताया कि 30% वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, 30% उसने खर्च दिया। ठीक है, तो अब बचा कितना उसके पास 70% बच गया। अब बोला कि 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो जो 70% बचा उसका जो 50% है तो क्या आ जाएगा 50% ऑफ 70%।
ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50% ऑफ 70%, तो आ जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई 70, तो 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 235 द 70, तो कितना आ गया 35%। कितना आ गया 35%। ठीक है। तो 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, तो जो बचा 70% उसमें से वो 50% किसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, फूड के ऊपर। तो अब कितना आ गया हमारे पास 35%। कितना बच गया 35%। अब ये जो 35% बचा ये किसके इक्वल आ रहा है, 1000 उसका रेंट है प्लस 1800 उसके पास बच रहा है। ठीक है। तो 1800 उसके पास मनी बच रही है, तो 35% किसके इक्वल आ गया, तो आ गया 2800 के इक्वल। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है। तो कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 80, तो 1% किसके इक्वल आ गया 80 के इक्वल। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है 100%, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 80 विच इज इक्वल टू 8000। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम कितनी है उसकी 8000 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 8000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल द आर्टिकल बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 10%। इन दिस ट्रांजैक्शन ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी वही वस्तु ए को 10% हानि पर बेचता है। इस लेन देन में क्या होगा, या तो लॉस होगा या फिर क्या होगा प्रॉफिट या फिर कुछ भी नहीं, ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। कितना मान लिया हमने ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़। तो अब ए ने बी को बेचा, ठीक है, ए ने क्या किया बी को बेचा कितने प्रॉफिट पे, एट 10% प्रॉफिट पे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 रुपया, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है ना। बी ने क्या किया, बी ने वापिस किसको बेच दिया फिर से ए को, कितने पे बेचा एट 10% लॉस पे। कितने पे बेचा एट 10% लॉस पे। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 110 रुपीज़। अब इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना 10% ऑफ 110। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 110 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कैंसिल आउट करके 10/100, तो जीरो के साथ जीरो कट जाएंगी दोनों, तो आ जाएगा 11। तो 110 माइनस 11 कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हमने कितना मान ला वो 100, और वापिस से ए को कितने की चीज़ मिल रही है वो 99 की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को तो प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ए को प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे ए के लिए वो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट टू ए कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, और अब उसे वापस कितने रुपए में मिल रहा है वो 99 में, तो प्रॉफिट कितना होगा उसे 1 रुपीज़ का, कितना होगा 1 रुपीज़ का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना 1, कॉस्ट प्राइस कितना 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 1%। कितना आ गया 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, there would be a 10% loss if rice is sold at rupees 54 per kg. To earn profit of 20%, the price of rice per kg will be what? यदि चावल 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। 20% लाभ कमाने के लिए प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% लॉस हो रहा है जब हम उसको कितने रुपये में बेच रहे हैं 54 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हम बेच रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 54 पर केजी, और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस है यहाँ पे 10%। निकालना है क्या हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस दिया होता है तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट, वैल्यू पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस आ गया 54 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10, तो माइनस आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 100 ओवर कितना आ जाएगा 90, 0 से 0 9 एकम 9 9 6 54, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा 60 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमें 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो प्राइस को कितने रुपए में कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना है हमने फाइंड करना है। नाउ प्रॉफिट होना चाहिए कितना 20%,
तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस आ गया 60 प्लस प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20%, तो आ गया 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 60। जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, तो 60 प्लस 6 टू द कितने हो गए 12, तो 60 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 रुपीज़। तो बोला कि अगर 20% हमें प्रॉफिट गेन करना है तो प्राइस को पर केजी कितने रुपए के हिसाब से बेचना पड़ेगा, 72 रुपये के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 72 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर्स बाय एन आर्टिकल एट रुपीज़ 200 एंड सेल इट एट रुपीज़ 180, व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। एक दुकानदार एक वस्तु 200 रुपये में खरीदता है और उसे 180 रुपये में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये हमने फाइंड करना है ना। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन क्या बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 180 रुपये। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 180, तो लॉस कितना आ गया यहाँ पे 20 रुपीज़ का। कितना आ गया 20 रुपीज़ का। अब हमने क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट कर देंगे, लॉस कितना हुआ 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो लॉस परसेंट कितना आ गया 10%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल अमाउंट अर्न रुपीज 420 एज सिंपल इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 10% ओवर 2 ईयर, कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। एक मूलधन पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 420 रुपये प्राप्त होते हैं, मूलधन की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 420 रुपये, और क्या बताया हुआ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 2 ईयर। फाइंड क्या करना हमने यहाँ पे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ही। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 420, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है तो पी लिखा रहने देते हैं, रेट कितना है 10%, तो आ जाएगा 10 ओवर 100, टाइम कितना है 2 ईयर। तो जीरो के साथ जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई 10 ओवर में कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 2 1 द 2, तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 द 4, 2 1 द 2, और यहाँ पे आ गया 0, तो 210 मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा 2100 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर इज 8% पर एनम एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर इज 7.5% पर एनम। 700 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या है यदि पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है और अंतिम 2 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष है। तो हमने यहाँ पे क्या है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो फर्स्ट केस के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट केस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है फर्स्ट केस के लिए 700, और रेट कितना है यहाँ पे 8%, तो आ जाएगा 8 ओवर 100, टाइम कितना है 3 ईयर। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 3 द 21 मल्टीप्लाई 8, तो आ जाएगा 168। तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। अब सेकंड केस में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है सेम 700 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5, तो मैं इसको लिख देता हूँ 75 ओवर 10 मल्टीप्लाई 100। तो परसेंट का तो 100 आ गया, बट 7.5 था रेट, तो डेसिमल टाइम तो नीचे कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर। कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा 105। 7 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 105
5। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट केस कितना है 168 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस कितना आ गया 105। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 273 रुपीज़। तो आ गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 273। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid ₹432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? रीता ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज दर थी। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 432 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए तो ब्याज दर क्या थी, हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है, इक्वल। तो और हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है कितना 432 रुपये। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना, हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट फाइंड कर लेंगे फिर हम टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432, प्रिंसिपल कितना है 1200, मल्टीप्लाई रेट R%, और टाइम क्वेश्चन में बोला कि रेट और टाइम दोनों क्या है सेम, तो टाइम को भी मैं क्या लिख सकता हूँ रेट, और डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 के साथ 2 0 कट जाएगा, R इंटू आर क्या हो जाएगा R², और 12 जो वो डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 432/12। कैंसिल आउट करते हैं, 12 1 12, 12 3 द कितने हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3, और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा 72, और 12 6 द कितने होते हैं 72। तो इम्प्लाइज दैट R² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। स्क्वायर राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो रेट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 6%। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना रेट है उतना ही क्या है टाइम, तो रेट 6% आ गया, तो टाइम कितना आ जाएगा 6 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid ₹432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? रीता ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज दर थी। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 432 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए तो ब्याज दर क्या थी, हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है इक्वल। तो और हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है कितना 432 रुपये। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना, हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट फाइंड कर लेंगे फिर हम टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432, प्रिंसिपल कितना है 1200, मल्टीप्लाई रेट R%, और टाइम क्वेश्चन में बोला कि रेट और टाइम दोनों क्या है सेम, तो टाइम को भी मैं क्या लिख सकता हूँ रेट, और डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 के साथ 2 0 कट जाएगा, R इंटू आर क्या हो जाएगा R², और 12 जो वो डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 432/12। कैंसिल आउट करते हैं, 12 1 12, 12 3 द कितने हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3, और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा 72, और 12 6 द कितने होते हैं 72। तो इम्प्लाइज दैट R² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। स्क्वायर राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो √36 कितना हो जाएगा 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6 ईयर। तो जितना रेट है उतना ही क्या है टाइम, तो टाइम भी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 ईयर। तो रेट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 6%। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना रेट है उतना ही क्या है टाइम, तो रेट 6% आ गया, तो टाइम कितना आ जाएगा 6 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है।
तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर, that of the parents is 35 year and that of the grandchildren is 6 year. What is the average age of the family? एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की आयु 35 वर्ष और पोते पोतियों की 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 2 + 2 + 3 कितने हो गए? 7। 2 यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास? दादा दादी, 2 यहाँ पे आ गए माता पिता और 3 आगे पोते पोतियाँ। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई उनकी एवरेज एज कितनी है? 67। तो 2 × 67 इज इक्वल टू 134। तो आगे उनकी टोटल एज। अब टोटल एज निकाल लेते हैं हम किसकी? टोटल एज ऑफ पेरेंट्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 × उनकी एवरेज एज कितनी है? 35। तो आ जाएगा 70। फिर अब क्या बचा हमारे पास? ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितने ग्रैंड चिल्ड्रन? 3 × उनकी एवरेज एज कितनी है? 6 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 18। तो टोटल एज ऑफ फैमिली क्या आ जाएगी? टोटल एज ऑफ फैमिली इज इक्वल टू 134 + 70 + 18, तो आ जाएगा 222। नाउ अब हमने क्या निकालनी है? एवरेज एज। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। तो 7 मेंबर की टोटल एज कितनी आ गई? 222 डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल मेंबर है यहाँ पे हमारे पास 7, तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 31 होल 5/7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 31 होल 5/7 ईयर। तो आगे एवरेज एज ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं इंक्रीज इन टोटल वेट। तो क्या आ जाएगा? 8 पर्सन है तो कितना इंक्रीज हो गया एवरेज वेट? 2.5 kg। तो मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 kg। तो कितना वेट बढ़ गया? 20 kg। अब जो ओल्ड पर्सन है उसका वेट कितना है लिख लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड पर्सन वेट वो कितना है यहाँ पे? 65 kg। कितना है? 65 kg। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? न्यू पर्सन वेट निकाल लेते हैं। न्यू पर्सन वेट इज इक्वल टू ओल्ड पर्सन का वेट कितना है? 65 kg प्लस अब टोटल कितना वेट बढ़ा? तो वेट बढ़ा 20 kg। तो प्लस 20 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 85 kg। तो आ गया हमारे पास वेट ऑफ न्यू पर्सन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 85 kg। Next question, P, Q and R can complete a work in 20, 30 and 60 days respectively. If all three work together, then in how many days will the work be completed? P, Q और R एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? P कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 20 दिनों में। Q कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 30 दिनों में। और R जो वो कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 60 दिनों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास क्या होगा? टोटल वर्क। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 60 यूनिट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? P का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। P इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट डिवाइडेड बाय P कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 20 दिनों में। तो डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? P का 1 डे वर्क 3 यूनिट। ऐसे हम Q का निकालेंगे। Q's 1 डे वर्क इज इक्वल टू 60 यूनिट डिवाइडेड बाय
30, तो कैंसिल आउट करके कितना आ गया 2 यूनिट पर डे। ऐसे हम किसका निकालेंगे, आर का 1 डे वर्क निकालेंगे, तो आ जाएगा 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 1 यूनिट पर डे। नाउ अब टुगेदर जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो अब इनका पी क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो इन तीनों का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 6 यूनिट। नाउ अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टाइम टेकन बाय टुगेदर, तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिनों में टोटल वर्क यानी कि 60 यूनिट काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टुगेदर टू कंप्लीट 60 यूनिट वर्क, तो इज इक्वल टू 60, टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी आ गई पी क्यू आर की 1 डे की, तो आ गया 6 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60, डेज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 डेज में पी क्यू आर तीनों मिलकर 60 यूनिट काम को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज व्हाट। ए एक काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का शेष भाग कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि जो ए है वो काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 15 डेज में, और जो बी है वो काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 20 डेज में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 यूनिट, जो एलसीएम इन दोनों का वो आएगा 60, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 यूनिट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट डिवाइडेड बाय ए कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है 15 दिनों में, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ए का 1 डे वर्क कितना आ गया 4 यूनिट। ऐसे हम क्या करेंगे, 20 का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क 60 यूनिट डिवाइडेड बाय बी कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है 20 दिनों में, कैंसिल आउट करेंगे तो बी का 1 डे वर्क कितना आ गया 3 यूनिट। जब ए और बी एक साथ काम करेंगे कितने दिन 1 डे, तो कितना टोटल वर्क कितना आ जाएगा इन दोनों का 1 डे वर्क, तो आ जाएगा 7 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला कि ये कितने दिन काम कर रहे हैं 4 दिन, तो इनका 4 डे वर्क निकाल लेते हैं। 4 डे वर्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, एक दिन का काम कितना है इनका 7 यूनिट, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 28 यूनिट। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 60 यूनिट माइनस 4 दिन में कितना काम किया दोनों ने मिलके 28 यूनिट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 32 यूनिट। ना अब हमने क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हो कि द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 32 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा किसके साथ 4 के साथ, 4 8 द 32, 4 15 द 60, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में, तो ये आ गया 8/15। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, कितना है 600 मीटर, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाय 1000 और यूनिट चेंज होकर किस में आ जाएंगे किलोमीटर में। तो अगर डेसिमल में लिखूंगा तो आ जाएगा 0.6 किलोमीटर, कितना आ गया डिस्टेंस 0.6 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ यहाँ पे, टाइम है 5 मिनट, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किस में आर में, तो आ जाएगा 5/60 आर, 5 1 द 5, 5 12 द 60, तो टाइम कितना आ गया 1/12 आर। ना अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस आ गया 0.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया 1/12 आर, ठीक है। तो 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.6 × 12 किलोमीटर पर आर। तो 12 6 कितने होते हैं 72,
तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी हमारे पास 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑन टू ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द टूर इज व्हाट। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति क्या है, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 160 प्लस 160 इज इक्वल टू 320 किलोमीटर। तो आ गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकाल लेते हैं, टाइम फॉर फर्स्ट 160 किलोमीटर, तो T1 निकाल लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर। तो आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 आवर। तो फर्स्ट केस के लिए जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 2.5 आवर। अब सेकंड केस के लिए T2 निकाल लेते हैं, टाइम 2। तो डिस्टेंस कितना है सेकंड केस के लिए भी 160 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0, 8 1 8, 8 2 16। तो T2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2 आवर। तो यहाँ पे हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 4.5 आवर। अब हमने निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 320 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना आ गया 4.5 आवर। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 320 मल्टीप्लाई 10 ओवर 45। जो डेसिमल था डेसिमल हटाया, डिवाइड में 10 आएगा, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूनिट क्या रहेंगे किलोमीटर ओवर आवर। कैंसिल आउट करेंगे 5 के साथ, 5 9 द 45, 5 2 द 10। फिर उसके बाद ये किसके साथ जाएगा यहाँ पे, किसी के साथ भी नहीं। तो 320 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 200, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 640 ओवर 9। तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे डिवाइड करके, तो आ जाएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर। तो आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ टूर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 71.11 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 envelopes cost rupees 57.50. How many envelopes can be bought for rupees 127.50? 23 लिफाफों की कीमत 57.50 रुपये है। 127.50 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि 23 एनवल्प जो है वो कितने रुपये में आ रहे हैं, 57.50 रुपये में। तो एक एनवल्प की कॉस्ट क्या आ जाएगी 57.50 ओवर 23, कितना आएगा ओवर 23। अब हमारे पास कितने रुपए कितने हैं, 127.50। तो बोला 127.50 रुपये में कितने एनवल्प खरीदे जा सकते हो, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 23 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.50। तो एक एनवल्प की कॉस्ट कितनी आ गई 2.50। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एनवल्प फॉर रुपीज़ कितने रुपीज़ में 127.50 कितने एनवल्प खरीदे जा सकते हैं। तो आएगा 127.50 डिवाइडेड बाय 2.50। डेसिमल के साथ डेसिमल कट जाएगा, फिर जीरो के साथ जीरो और बाकी 25 के साथ हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 51। तो 127.50 रुपये में कितने एनवल्प खरीदे जा सकते हैं 51। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 51 एनवल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aircraft use 75 gallons of fuel to fly 300 miles. At this rate, how many gallons of fuel will be needed for a 700 miles flight? एक विमान 300 मील की उड़ान के लिए 75 गैलन ईंधन का उपयोग करता है। इस दर से 700 मील की उड़ान के लिए कितने गैलन ईंधन की आवश्यकता होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, 300 माइल जो है वो कितने गैलन में कवर कर रहा है, 75 गैलन फ्यूल में कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्या है 1 माइल में कितना फ्यूल चाहिए वो निकाल लेता हूँ। 1 माइल
इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 75/300 गैलन। नाउ कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25 गैलन। अब कितना है, 700 माइल। कितना है, 700 माइल के लिए कितना फ्यूल चाहिए हमने फाइंड करना है। तो 700 मल्टीप्लाई 1 माइल के लिए कितना फ्यूल यूज़ हो रहा है, 0.25 गैलन। तो 700 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल चाहिए हमें, कितने गैलन फ्यूल चाहिए। तो 700 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175 गैलन। तो इस 700 माइल डिस्टेंस कवर करने के लिए 175 गैलन फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 175 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा वेंट टू अ ब्रिक क्लिन टू बाय ब्रिक्स। द रेट ऑफ द ब्रिक वाज 2500 रुपीज पर 1000 bricks. How many bricks can she buy if she has only 4000 rupees? शिखा ईंट खरीदने के लिए एक ईंट भट्टे पर गई। ईंटों का भाव 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास सिर्फ 4000 रुपये है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या बताया, 1000 जो ब्रिक है, 1000 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, 2500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ब्रिक की कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1 ब्रिक इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 1000, तो कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5 रुपीज़। तो एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी आ गई, 2.5 रुपीज़। तो हमारे टोटल कितने रुपीज़ है, तो टोटल यहाँ पे है ब्रिक 4000 रुपीज़। तो 4000 में कितनी ब्रिक आएंगी हमने फाइंड करना है। तो 4000 डिवाइडेड बाय एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी आ गई, 2.5। तो इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 4000 और 2.5 है तो 25 डेसिमल आएंगे, 10 नीचे डिवाइड में जाएगा और ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 1600 ब्रिक्स। तो 4000 रुपये में कितनी ब्रिक्स खरीदी जा सकती हैं, 1600। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1600 ब्रिक्स।